हमारे बोधिसत्व ने काशी नगर के सातवाहन कुल में जन्म ग्रहण किया। बड़ा होते ही वह अपने पिता का व्यवसाय करने लगा। एक बार वो व्यापार हेतु मरुमंडल से जा रहा था। मार्ग में एक 60 योजन दूरी पर रेत की भूमि के समीप आ पहुंचा। इस भूमि की रेत इतनी सूक्ष्म थी कि मुट्ठी में भी टिक नहीं पाती थी। प्रातःकाल के पहले पहर इस भूमि से जाने की सुविधा भी नहीं थी। सूरज की किरणों से रेत में गर्मी होने के कारण उस पर से किसी पशु प्राणी या मनुष्य का चल के जाना असंभव था। बोधिसत्व इस भूमि के समीप आते ही एक दिशा बताने वाले सारथी को साथ में लेते हैं। यह एक रेत का बड़ा समंदर बिना किसी सारथी के सहायता से इस मार्ग को पार करना बहुत ही कठिन था। वह सारथी आगे की बैलगाड़ी में एक चौरंग पर बैठकर आकाश में रहने वाले तारों की हलन चलन की सहायता से रास्ता दिखाते जा रहा था। सारी रात यात्रा करने के पश्चात सूर्योदय के समय सारी बैलगाड़ियां गोलाकार पद्धति से खड़ी करते थे और उस पर थोड़ी देर के लिए कपड़ों का मंडप बनाकर सारे लोग और बैल उसके नीचे विश्राम करते थे। इस तरह हमारा बोधिसत्व और उसके साथ होने वाले लोग उस रेत के समंदर को पार करके दूसरे मार्ग पर आ पहुंचे। अब पास के कुछ गांव बस कुछ ही दूरी पर थी। तब उस सारथी ने कहा, अब हम लोग रेत के मैदान को पार कर गांव के समीप आ चुके हैं। आज रात विश्राम करके निकलेंगे तो कल प्रातःकाल हम एक अच्छे गांव में जा पहुंचेंगे। अब पानी और लकड़ियां साथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उस सारथी के कहेनुसार बोधिसत्व के लोगों ने लकड़ियां और पानी वहीं पर छोड़ दी और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। 1-2 सप्ताह तक सारथी को पूरी नींद न मिलने के कारण वह बहुत ही थक चुका था। रात के मध्य पहर में उसे बैठे बैठे नींद आ गई और उसकी गाड़ी अलग ही दिशा पर चल पड़ी है, उसे पता भी न चला। केवल बैल ही अपने आप चलते जा रहे थे और वे पुनः उसी मार्ग पर आ पहुंचे थे। सारथी की गाड़ी के पीछे पीछे सभी गाड़ियां चल रही थी, इसलिए वे भी वहां आ पहुंचे। सूर्योदय के समय सारथी की आंख खुलती है और वो देखता है कि हम तो पहले की ही जगह पर आ पहुंचे हैं। ऐसा पता चलते ही वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, गाड़ियां पीछे घुमाओ, मार्ग बदलो। उन लोगों में हल्ला बोल शुरू हो गया। हम कहाँ आ पहुंचे किसी को पता भी नहीं चला। साथी के कहनुसार बैलगाड़ियां घुमा ली, परंतु तभी सूर्योदय हो गया। सभी गाड़ियों को गोलाकार रीति से खड़ी करके मंडप डालकर वे सभी लोग अपने अपने गाड़ी के नीचे शोकमग्न अवस्था में बैठ गए। हर कोई कह रहा था, क्या हमने तो पानी भी फेंक दिया है और अब तो बिना पानी के मरने की बारी भी आ चुकी है। लेकिन बोधिसत्व ने अपना संयम नहीं तोड़ा। प्रातःकाल ही उसने आसपास की जमीन को अच्छे से देखना शुरू किया। पास ही में उसे एक छोटे से पेड़ के नीचे हरे भरे रंग की दुर्वा दिखाई देती है। तब उसने ऐसा अनुमान लगाया कि जमीन के नीचे बहने वाले पानी के कारण कदाचित यह दुर्वा अभी तक जीवित रही होगी। वो अपने लोगों के पास आकर कहने लगा, साथियों, अभी सो जाने में कोई अर्थ नहीं। अगर हम हताश होकर पड़े रहेंगे तो मरने के बाद भी हमें सद्गति नहीं मिलेगी। अगर मृत्यु आनी ही है तो परिश्रम करके ही आए तो ही अच्छा। हताश होकर मरना यह किसी शूरवीर को शोभा नहीं देता। चलो, हमारे पास जितने भी भाले कुदल और अन्य सामग्री है उन्हें लेकर उस छोटे पेड़ के पास खुदाई करके देखते हैं। वहां पानी होने की संभावना है। उन लोगों ने उस पेड़ के पास एक मंडप बनाया और उसके नीचे खुदाई आरंभ कर दी। बहुत बड़े गड्ढे की खुदाई की, परंतु कहीं पर भी पानी का पता न चला। इतने में ही एक का भाला एक पत्थर पर जा टकराया। तब उन सभी को बहुत निराशा हुई, परंतु बोधिसत्व किंचित भी विचलित नहीं हुए। वो उस गड्ढे में नीचे उतरे और उस पत्थर को अपना कान लगाकर सुनने लगा। वह पत्थर इतना पतला था कि उसके नीचे से बहने वाले पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बोधिसत्व
अपने स्वयं के नौकर को गड्ढे में से आवाज देकर कहते हैं, मित्र, अपना भाला लेकर आओ और इस पत्थर को 3-4 बार मार के तो देखो। अभी हाथ पैर ढीले छोड़ने का समय नहीं है। चलो उठो तो जल्दी से। उस नौकर ने अपना बड़ा भाला लेकर उस पत्थर पर 4-5 बार प्रहार किए। तब वो पत्थर टूट के नीचे पानी के झील में जा गिरा। बहते झील के पानी में बांध डालने से झील का पानी एकदम से ऊपर उछलने लगा। सभी लोगों ने उसमें स्नान किया और खा पीकर संतुष्ट हो गए। बोधिसत्व के सहनशीलता की हर कोई प्रशंसा करने लगा। वह पानी है ऐसे दिखाने के लिए वह एक ध्वज का निर्माण कर वे लोग बोधिसत्व के साथ उस कांता से सुखपूर्वक बाहर निकल आए। इस कहानी से यह पता चलता है कि हर परिश्रम का फल मिलता ही है। धन्यवाद।